आप गूगल मैप्स पर रास्ता खोजते हैं, वो आपको सबसे छोटा रास्ता बताता है। आप नेटफ्लिक्स खोलते हैं, वो आपकी पसंद की फिल्म सुझाता है। आप बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर एक मशीन से आपकी बीमारी पकड़ लेता है। ये सब आज आम बात है, हमारी जिंदगी का हिस्सा है। हम इन मशीनों पर भरोसा करते हैं, इनसे सलाह लेते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि वो पहला इंसान कौन था जिसने कहा कि मशीनें भी इंसानों की तरह स्मार्ट हो सकती हैं? कहानी उस शख्स की जिसने एक शब्द गढ़ा और उस एक शब्द ने हमारी पूरी दुनिया गढ़ डाली। आज कहानी उस ब्रिलियंट दिमाग की जिसने एआई को एआई नाम दिया, जॉन मैकार्थी। नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं खबरगांव। साल 1927, सर्दी के मौसम में बॉस्टन नाम के एक बिजी शहर में एक लड़के का जन्म हुआ जो आगे चलकर फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाया। नाम था जॉन मैकार्थी। शुरू से ही जॉन दूसरे बच्चों से अलग था। जब उसके दोस्त सिंपल गेम्स खेलते और बेसिक कंप्यूटिंग सीख रहे होते, तब छोटा जॉन मुश्किल मैथमेटिकल पजल्स में खोया होता। सिर्फ 10 साल की उम्र तक आते आते वो नॉर्मल होमवर्क से संतुष्ट नहीं था। जॉन सॉल्व करता था वो प्रॉब्लम्स जो कॉलेज के सीनियर स्टूडेंट्स को भी टफ लगती थी। उसके लिए नंबर्स और इक्वेशन सिर्फ स्कूल का सब्जेक्ट नहीं थे, बल्कि वो एक सीक्रेट लैंग्वेज जैसी थी जो जैसे जॉन के लिए ही स्पेशली बनाई गई हो। जैसे ही वो अपने टीनेज ईयर्स में पहुंचा, जॉन की नॉलेज को लेकर भूख बढ़ती चली गई। स्कूल के ऑर्डिनरी लेसन्स अब उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाते थे। एक भरे दिन उसे कॉलेज टेक्स्ट बुक्स का एक स्टैक मिला। इन बुक्स के पेजेस भरे थे अजीब सिंबल से। ये वो मोमेंट था जब जॉन मैकार्थी ने खुद से कैलकुलस सीखा। सोच कर देखिए, एक टीनेजर शांति से बैठा हुआ अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा एडवांस्ड किताबें पढ़ रहा है, नोट्स बना रहा है, सॉल्व कर रहा है और वो उन कॉन्सेप्ट्स को खुद ही सीख रहा है जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी लेवल पर ही जाकर समझने पढ़ने को मिलते हैं। ही क्लियरली वॉज अ जीनियस। यही एक पैटर्न की शुरुआत थी जो जॉन मैकार्थी की पूरी जिंदगी डिफाइन करने वाली थी। सेल्फ रिलायंस, क्यूरियोसिटी और अटूट भरोसा की नॉलेज, ज्ञान लेने की, अर्जित करने की चीज़ है। लेकिन जॉन डिड नॉट जस्ट स्टॉप एट बुक्स। उसने चुपके से कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलटेक के लेक्चर्स में जाना शुरू किया। एक दुबला पतला उत्साहित टीनेजर लेक्चर हॉल में कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच जाकर बैठता, ध्यान से सुनता जब प्रोफेसर्स हाई लेवल मैथमेटिक्स समझा रहे होते। ज़्यादातर लोग सोचते कि वो पीछे चुपचाप बैठा रहेगा, लेकिन जॉन खुद को रोक ही नहीं पाता था, सवाल कर बैठता। वो इतना ब्राइट था कि जब वो सवाल पूछता या प्रॉब्लम सॉल्व करता तो खुद प्रोफेसर्स भी हैरान रह जाते। वो सब भौचक्के थे, ये लड़का कौन था जो मैथ को ऐसे समझता था जैसे वो उसी के साथ पैदा हुआ हो। ज़्यादा समय नहीं बीता कि उन्हें समझ आ गया वो किसी आम स्टूडेंट को नहीं पढ़ा रहे, बल्कि एक प्रोडिजी के शुरुआती सफ़र के गवाह बन रहे थे। और फिर कैलटेक जॉन के लिए चुपके से लेक्चर्स में जाने की जगह भर नहीं रहा, ये उसका एकेडमिक होम बन गया। जॉन मैकार्थी ने अब ऑफिशियली कैलटेक में एनरोल किया और 1948 में मैथमेटिक्स में बीएस की डिग्री हासिल की। ये साल मैकार्थी के लिए बेहद ट्रांसफॉर्मेटिव साबित हुआ। उनकी स्किल्स और शार्पन हुई और उसकी पहचान एक ऐसे इंसान की तरह बनी जो दूसरों से अलग सोचता था। जहां ज्यादातर लोग पुराने वेल ट्रॉडन रास्तों पर चलते, वहीं मैकार्थी ऐसे सवाल ढूंढ रहे थे जो किसी ने पहले पूछे ही नहीं थे। उनकी ब्रिलियंस ने उनके लिए प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के दरवाजे खोल दिए। जी वही प्रेस्टिजियस प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, जहां उन्होंने मैथमेटिक्स में पीएचडी की। साल 1951 तक जॉन कंप्लीटेड हिज डॉक्टरेट, जिसका फोकस था डिफरेंशियल इक्वेशंस। फिर भी जॉन के अंदर कुछ और चल रहा था। डॉक्टोरल वर्क ने उन्हें टेक्निकल मास्टरी तो दे दी थी, लेकिन उनकी असली फैसिनेशन लॉजिक, रिकर्शन और सिंबॉलिक रीजनिंग जैसी एब्स्ट्रैक्ट ब्यूटीज में थी। ये फील्ड्स दूसरों को भले ही मुश्किल और बेकार लगती हूँ, लेकिन मैकार्थी के लिए ये किसी बहुत बड़ी चीज़ की फाउंडेशन थी, कुछ ऐसा जिसकी दुनिया ने तब तक कल्पना भी नहीं की थी। वही लॉजिक और सिंबल्स जिनसे जॉन को प्यार था, जल्दी ही कंप्यूटर साइंस की रीढ़ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सोल बनने वाले थे। प्रिंसटन में भी क्लासमेट्स और प्रोफेसर्स उन्हें सिर्फ एक मैथमेटिशियन के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में देखते थे जो बाकियों से कुछ कदम आगे का सोचता था। जब दूसरे लोग एग्जिस्टिंग थ्योरीज को रिफाइन करने में लगे थे, मैकार्थी के दिमाग में पहले से सवाल घूम रहे थे, क्या मशीन्स सोच सकती हैं? क्या वो सीख सकती हैं? क्या वो इंसानों की तरह प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हैं? 1950s के लिए ये बेहद बोल्ड सवाल थे, लेकिन मैकार्थी की शुरुआती ज़िंदगी ने पहले ही एक बात साफ कर दी थी। वो कभी भी उन आइडियाज़ को एक्सप्लोर करने, उनके बारे में बात करने से नहीं डरते थे जो दूसरों को नामुमकिन लगते थे।
1951 में जॉन मैकार्थी ने प्रिंसटन से अपनी पीएचडी पूरी की और तब उनके आसपास की दुनिया तेजी से बदल रही थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर को कुछ ही साल हुए थे खत्म हुए, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजिकल गूंज हर जगह महसूस हो रही थी। नतीजा ये था कि कंप्यूटर्स जो पहले सिर्फ वॉर टाइम कैलकुलेशंस के लिए बनाए जाते थे, अब यूनिवर्सिटीज और लैब्स तक पहुंचने लगे थे। ज़्यादातर लोगों के लिए ये मशीन्स बस बड़े बड़े कैलकुलेटर्स थे, भारी भरकम डिब्बे जो सिर्फ नंबर्स क्रंच करने का काम करते थे। लेकिन मैकार्थी का नज़रिया दूसरों से अलग था। जहां बाकी लोग सिर्फ सर्किट्स और वायर्स देखते थे, वहीं जॉन मैकार्थी पॉसिबिलिटी सोचते थे। क्या ये मशीन्स एक दिन अर्थमेटिक्स से आगे बढ़ सकती हैं? क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व कर अपने एक्सपीरियंस से सीख सकती हैं? शायद सोच भी सकती हूँ। प्रिंसटन के बाद जॉन अपने समय के सबसे ब्रिलियंट इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में घूमने लगे। उन्होंने प्रिंसटन, फिर स्टैनफोर्ड और एमआईटी में पोजीशन संभाली, जहां अक्सर देर रात तक कंप्यूटेशन की पॉसिबिलिटीज पर चर्चा चलती रहती। उनके पास मैथमेटिशियन का दिमाग था, लेकिन एक ड्रीमर की इमेजिनेशन भी थी, और यही कॉम्बिनेशन उन्हें दूसरों से अलग बनाता था। वो सिर्फ एग्जिस्टिंग मैथमेटिक्स को मशीन्स पर अप्लाई करने से संतुष्ट नहीं थे, वो ये जानना चाहते थे कि मशीन्स असल में क्या क्या कर सकती हैं, उनकी कैपेबिलिटीज कहाँ तक जा सकती हैं। जॉन की जिंदगी का एक डिफाइनिंग मोमेंट साल 1955 में आया, जब वो डार्थमाउथ कॉलेज में एक यंग असिस्टेंट प्रोफेसर थे। उसी समय उन्होंने अपनी विजन को और साफ शब्दों में रखना शुरू किया। उनका मानना था कि कंप्यूटर्स सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने वाले टूल्स नहीं होने चाहिए, उनमें इंसानी रीजनिंग को मिमिक करने की, मतलब उसकी नकल करने की क्षमता भी होनी चाहिए। मार्विन मिन्स्की, क्लाउड शैनन और नथानियल रोचेस्टर जैसे पायनियर्स के साथ मिलकर मैकार्थी ने 1956 में एक छोटी सी समर गैदरिंग ऑर्गेनाइज की, जिसे बाद में डार्थमाउथ कॉन्फ्रेंस के नाम से याद किया गया। न्यू हैम्पशायर में हुई ये सिंपल सी मीटिंग आगे चलकर हिस्टोरिक बन गई। यहीं मैकार्थी ने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म कॉइन की थी। उस समय ये एक बेहद रैडिकल कदम था। ये सोचना ही कि मशीन्स को सोचने के लिए डिजाइन किया जा सकता है, लोगों के लिए रोमांचक भी था और कंट्रोवर्शियल भी। कुछ लोगों ने इसे बेसलेस साइंस फिक्शन कहकर टाल दिया, जबकि कुछ ने दिलचस्पी तो दिखाई, लेकिन उन्हें भी डाउट था ही। मगर मैकार्थी अपने बिलीफ पर अडिग थे। उनके लिए इंटेलिजेंस बायोलॉजी से जुड़ी चीज़ नहीं थी, इट वॉज अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर इंसान लॉजिक और सिंबल्स का इस्तेमाल करके रीज़न कर सकते हैं, तो मशीन्स क्यों नहीं कर सकती? लॉजिक और रिकर्शन में उनकी मैथमेटिकल ट्रेनिंग ने उन्हें ये कॉन्फिडेंस दिया कि ये काम सच में मुमकिन है। रिकर्शन का मतलब भी बता देते हैं। रिकर्शन का मतलब होता है किसी समस्या को हल करने के लिए उसी समस्या के छोटे छोटे हिस्सों पर वही तरीका बार बार लगाना। डार्थमाउथ कॉन्फ्रेंस ने सिर्फ एक नई फील्ड को नाम ही नहीं दिया, बल्कि एक क्रांति को भी जन्म दिया। उसी पल से मैकार्थी सिर्फ मैथमेटिशियन नहीं रहे, वो एक ऐसे डिसिप्लिन के पायनियर बन गए जो उस वक्त तक पूरी तरह अस्तित्व में आया भी नहीं था। आने वाले सालों में वो एमआईटी गए, जहां उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेबोरेटरी की स्थापना की, और फिर स्टैनफोर्ड लौटे, जहां उन्होंने एक और एआई लैब बनाई जो आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े रिसर्च सेंटर्स में से एक बनी। लेकिन शुरुआती सालों में ही उनकी असली पर्सनालिटी साफ दिखने लगी थी। मैकार्थी सिर्फ थ्योरीज में खोए हुए एकेडमिक नहीं थे, उनमें शरारती ह्यूमर भी था। डिबेट्स में वो हाजिर जवाब होते और उन प्रॉब्लम्स के लिए भी उनके पास अजीब सा पेशेंस था जो दूसरों को अनसॉल्वेबल लगती थी। मैकार्थी के साथ काम करने वाले स्टूडेंट्स अक्सर याद करते हैं कि उन्हें जॉन कभी कभी स्ट्रिक्ट और थोड़े इंटिमिडेटिंग लगते थे, लेकिन उनका दिमाग हमेशा तेज चल रहा होता था और बाकियों को भी उस फ्यूचर की ओर खींच ले जाता था जिसकी कल्पना तक करना मुश्किल था। और इस तरह वो लड़का जो कभी कैलटेक के लेक्चर्स में चुपके से बैठ जाया करता था, अब एक बिल्कुल नए इंटेलेक्चुअल फ्रंटियर की कमान संभाले था, जिसे इसी जुझारू लड़के ने नाम दिया था एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और उससे भी ज्यादा अहम, ही हैड गिवन इट इट्स फर्स्ट डायरेक्शन। बचपन में बोए गए बीज जिन्हें लॉजिक, क्यूरियोसिटी और इमेजिनेशन ने सींचा था, अब एक ऐसे आइडिया में बदल चुके थे जिसने टेक्नोलॉजी की दिशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। 1956 में हुई डार्थमाउथ कॉन्फ्रेंस ने एक चिंगारी तो जलाई थी, लेकिन जॉन मैकार्थी जानते थे कि असली काम तो अब शुरू होना था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आइडिया कागज पर बोल्ड तो लगता था, मगर उसे हकीकत बनाने के लिए रिसर्चर्स को ऐसे टूल्स चाहिए थे, ऐसी लैंग्वेजेस और सिस्टम्स जो मशीन्स को लॉजिक और सिंबॉलिक रीजनिंग संभालने लायक बना सके। मैकार्थी का बेचैन दिमाग तुरंत इसी चैलेंज पर लग गया। डार्थमाउथ के बाद जब मैकार्थी एमआईटी की फैकल्टी में शामिल हुए तो उन्होंने अपने चारों ओर यंग और एम्बिशियस स्टूडेंट्स और कलीग्स इकट्ठा किए जो मशीन इंटेलिजेंस से उतने ही फैसिनेटेड थे जितने जॉन मैकार्थी खुद। मशीन लर्निंग फील्ड में एक प्रॉब्लम साफ थी,
उस समय की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत क्लमजी थी और ज़्यादातर न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन के लिए बनी थी। न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन का मतलब है नंबर्स का यूज़ करके कैलकुलेशंस करना, मतलब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नंबर्स और मैथमेटिकल ऑपरेशंस का यूज़ करें, जैसे ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज वगैरह। आसान करने के लिए एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपको एक दुकान से 5 सेब खरीदने हैं और हर सेब का प्राइस 10 रुपये है, तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए आप 5 × 10 करेंगे, नतीजा आएगा 50 रुपये। ये न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन है। कंप्यूटर्स में भी सिमिलर ही होता है, लेकिन वो बहुत बड़ी न्यूमेरिकल और कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस बहुत फास्ट कर सकते हैं, जो इंसानों के लिए आमतौर पर मुश्किल होते हैं। अब कहानी पर लौटते हैं। उस समय प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत क्लमजी थी और न्यूमेरिकल कंपटीशन के लिए थी। इसके अलावा मैकार्थी ने नोटिस किया कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नंबर्स को एंडलेसली प्रोसेस कर सकती थी, लेकिन उन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग या सिंबल्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकती थी, जो असल में इंटेलिजेंस की असल वजह थे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि अगर कंप्यूटर्स को इंसानी सोच की नकल करनी है तो उन्हें एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए जो ह्यूमन रीजनिंग को रिफ्लेक्ट करे, सिर्फ ह्यूमन अर्थमेटिक को नहीं। और फिर 1958 में मैकार्थी ने इतिहास की सबसे इन्फ्लुएंशियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से एक बनाई, लिस्प, जिसका फुल फॉर्म है लिस्ट प्रोसेसिंग। ये अपनी सिंप्लिसिटी के चलते बेहद एलिगेंट थी और उसका आइडिया लिस्ट्स के कोर डेटा स्ट्रक्चर को दिमाग में रखकर लाया गया था। ये भले ही एक छोटा टेक्निकल फैसला लगता हो, लेकिन असल में ये रेवोल्यूशनरी था। लिस्प ने मशीन्स को सिंबॉलिक इंफॉर्मेशन जैसे वर्ड्स, लॉजिक और आइडियाज को रिप्रेजेंट और मैनिपुलेट करने की क्षमता दी, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंसान अपने दिमाग में करते हैं। अचानक मशीन्स को रीजन करना सिखाने की पॉसिबिलिटी असली लगने लगी थी। कई दशकों तक लिस्प आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च की बैकबोन बनी रही। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से लेकर रोबोटिक्स तक, प्रॉब्लम सॉल्विंग एल्गोरिदम से लेकर एक्सपर्ट सिस्टम्स तक, मैकार्थी के बनाए स्ट्रक्चर से अनगिनत AI ब्रेक थ्रूज निकले। उनकी लैब्स में काम करने वाले स्टूडेंट्स मजाक में कहते थे कि लिस्प सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं बल्कि सोचने का एक तरीका है। आज भी मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिस्प से जुड़े आइडियाज़ की झलक देखने को मिलती है। लेकिन मैकार्थी के लिए एम्बिशंस लिस्प तक ही नहीं रुके। उनका मानना था कि AI को ऐसे डेडिकेटेड स्पेसेस में पनपना चाहिए, ऐसी लैब्स में जहां मैथमेटिशियंस, कंप्यूटर साइंटिस्ट्स और ड्रीमर्स एक साथ आकर खुलकर एक्सपेरिमेंट्स कर सकें। MIT में उन्होंने मार्विन मिन्स्की के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेबोरेटरी की स्थापना की, जो शुरुआती AI वर्क का एक पॉपुलर हब बन गई। ये लैब उस दौर के सबसे ब्राइट यंग माइंड्स को अपनी ओर खींच लाई, जिनके दिमाग में एक ही सवाल था, क्या मशीन्स सच में सोचना सीख सकती हैं? और माहौल में एक्साइटमेंट साफ झलकता था। स्टूडेंट्स रात भर जागकर चेस खेलने वाले प्रोग्राम्स, पजल सॉल्व करने वाले सिस्टम्स या लैंग्वेज ट्रांसलेट करने वाले छोटे छोटे टूल्स बनाते। हर छोटी सक्सेस इस बात का सबूत लगती थी कि मैकार्थी के विजन का असलियत में तब्दील होना मुमकिन है। 1960s की शुरुआत तक मैकार्थी का सफर उन्हें वापस स्टैनफोर्ड ले आया, जहां उन्होंने एक और लेजेंडरी AI लेबोरेटरी की नींव रखी। उनकी लीडरशिप में स्टैनफोर्ड की AI लैब इनोवेशन का गढ़ बन गई। अर्ली रोबोटिक्स से लेकर टाइम शेयरिंग कंप्यूटर सिस्टम्स तक, इस लैब के प्रोजेक्ट्स ने मशीन्स की कैपेबिलिटीज की हदें लगातार आगे बढ़ाई। मैकार्थी सिर्फ एक इन्वेंटर थोड़ी थे, वो बिल्डर थे एक इकोसिस्टम के, जहां ऐसा माहौल बनता था कि नए आइडियाज खुलकर पनप सके। मैकार्थी को सबसे अलग बनाने वाली चीज़ सिर्फ उनकी टेक्निकल ब्रिलियंस ही नहीं थी, बल्कि उनके फिलोसॉफिकल क्लैरिटी भी थी। उनके लिए AI का मतलब कभी ये नहीं था कि मशीन्स को इंसानों जैसा दिखाया जाए या ये कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को रिप्लेस किया जाए। नहीं, उनके लिए AI का असली मकसद था इंटेलिजेंस जैसे फिनोमिनन को ही समझना, उसको टुकड़ों में तोड़ना, उसे फॉर्मलाइज करना और फिर उसे ऐसे सिस्टम में इनकोड करना जो इंडिपेंडेंटली काम कर सके। उन्होंने एक बार कहा था, AI की समस्या असल में ये है कि मशीन को ऐसे काम करना, बिहेव करना सिखाना, जिन्हें देखकर लगे कि अगर ये काम कोई इंसान करता तो हम उसे इंटेलिजेंट, बुद्धिमान कहते। ये डेफिनेशन जितनी प्रिसाइज थी उतनी ही डीप भी, और इसने कई पीढ़ियों तक एक पूरी फील्ड को गाइड किया। 1960s के आखिर तक जॉन मैकार्थी सिर्फ मैथमेटिशियन या कंप्यूटर साइंटिस्ट नहीं रहे, वो एक विजनरी लीडर बन चुके थे। उन्होंने AI को उसका नाम दिया, उसकी लैंग्वेज बनाई और उसी के लिए शुरुआती बड़ी लेबोरेटरीज भी बनाई। दुनिया ने तब बस ये समझना शुरू ही किया था कि इस जीनियस के आइडियाज़ कितनी दूर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन मैकार्थी के लिए बात इमीडिएट रिकग्निशन की थी ही नहीं। उनका असली मकसद था एक मजबूत फाउंडेशन बनाना, एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसे दूसरे लोग आगे बढ़ा सकें। उन्होंने उस फ्यूचर के लिए स्टेज तैयार कर दिया था जहां मशीन्स एक दिन सीख सकती थी, रीजन कर सकती थी और शायद सपने भी देख सकती थी।
1960s में MIT में मार्विन मिन्स्की के साथ को फाउंड की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेबोरेटरी एक फ्रंटियर आउटपोस्ट जैसी थी जो पायनियर्स की एनर्जी से सराबोर थी। वो सब टैलेंटेड माइंड्स जानते थे कि वो अनचार्टेड टेरिटरी में कदम रख रहे हैं, पर ये मकार्थी का क्रिएट किया वर्ल्ड था। यहाँ कुछ बोरिंग या मोनोटोनस कैसे हो सकता था? लैब में दाखिल होते ही टिपिकल यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट वाली चुप्पी नहीं मिलती थी। वहाँ तो एक अलग ही हलचल थी। मशीन्स की गूंज, इक्वेशन से भरे चॉक बोर्ड्स, पंच कार्ड्स पर फैले ढेरों अधूरे प्रोग्राम्स और स्टूडेंट्स के बीच होती इंटेंस डिबेट्स जो रात भर चलती थी। यहाँ इंटेलिजेंस सिर्फ समझी नहीं जाती थी, स्टिमुलेट भी की जाती थी। स्टूडेंट्स मशीन्स को चेस जैसे गेम्स खेलने के लिए प्रोग्राम करते, इसलिए नहीं कि उन्हें मैचेस जीतने का शौक था, बल्कि इसीलिए क्योंकि चेस स्ट्रैटेजी का सबसे क्लियर फॉर्म था। समझ लीजिए, चेस एज अ गेम था लॉजिकल डिसीजन मेकिंग का एक मॉडल। कुछ लोग कंप्यूटर्स को ये सिखाने की कोशिश करते थे कि लैंग्वेज को कैसे समझा जाए। वो उन्हें आसान इंग्लिश सेंटेंसेस पढ़ाते और फिर टेस्ट करते कि क्या वो सही जवाब दे पाते हैं। हर छोटे ब्रेक थ्रू के साथ अनगिनत फेलियर्स भी आते थे। मशीन्स बीच कैलकुलेशन में फ्रीज हो जाती, प्रोग्राम्स बेकार या नॉनसेंसिकल आंसर्स देते, लेकिन ये फेलियर्स एक्साइटमेंट को और ज्यादा बढ़ा देते थे। एक स्टूडेंट ने बाद में कहा भी था, हमें लगता था जैसे हम फ्यूचर बना रहे हैं कोड की हर लाइन के साथ। मकार्थी इस माहौल में खिल उठते थे। उनका अंदाज कभी कभी सख्त था, लेकिन वो बोल्ड आइडियाज को हमेशा इनकरेज करते थे और सबसे ज्यादा रिगर को महत्व देते थे। लापरवाही या आलसी सोच माने स्लॉपी थिंकिंग के लिए उनमें बिल्कुल पेशेंस नहीं था, लेकिन इम्पॉसिबल प्रॉब्लम्स को टैकल करने वालों के लिए उनमें पेशेंस की कमी भी नहीं थी। कहा जाता है कि डिस्कशंस में वो अक्सर डेविल्स एडवोकेट का रोल निभाते थे। स्टूडेंट्स को मजबूर करते कि वो अपने आइडियाज को बेहतर लॉजिक के साथ डिफेंड करें। जॉन मकार्थी का कहना था, अगर तुम इसे साफ साफ समझा नहीं सकते तो शायद तुमने अभी इसे सच में समझा ही नहीं है। उनके साथ काम करने वाले अक्सर सिर्फ टेक्निकल स्किल्स लेकर नहीं निकलते थे, बल्कि इंटेलिजेंस को सोचने का, उसे समझने का एक बिल्कुल नया तरीका भी सीखते थे। जब मकार्थी 1960s के बीच स्टैनफोर्ड गए और अपनी खुद का AI लैब बनाया तो एडवेंचर का एहसास और गहरा हो गया था। स्टैनफोर्ड की इस AI लैब को सब सेल कहते थे, कैपिटल में SAIL। सेल पोलो ऑल्टो की पहाड़ी पर बनी एक रीपर्पस्ड बिल्डिंग में थी। ये एक वियर्ड लेकिन बेहद एक्साइटिंग जगह थी। आधी लैब, आधा प्लेग्राउंड और आधा ड्रीमर्स का कम्यून। अंदर बड़े बड़े कंप्यूटर्स गूंजते रहते थे। उनके टर्मिनल्स फर्श पर फैले केबल से जुड़े होते थे। स्टूडेंट्स बीन बैग्स या मेकशिफ्ट डेस्क पर फैले रहते, अक्सर पूरी रात काम करते। उनकी थकी आंखें स्क्रीन्स पर गड़ी रहती। काम और जिंदगी के बीच की लाइन धुंधली हो गई और कई लोगों के लिए ये लैब ही उनका घर बन गई। सेल में आने वाले विजिटर्स अक्सर उसे फ्यूचर की झलक कहते थे। दीवारों पर पेपर्स, स्केचेस और स्क्रिबल्ड इक्वेशंस चिपके रहते थे। किसी कोने में कोई रोबोट आर्म डिबग कर रहा होता तो दूसरे कोने में कोई और कोशिश करता कि कंप्यूटर एक आसान से इंग्लिश सेंटेंस को लॉजिक से ट्रांसलेट कर दे। इस जगह में वर्कशॉप जैसी रॉ और इम्प्रोवाइजेशनल एनर्जी थी, लेकिन साथ ही वर्ल्ड क्लास रिसर्च सेंटर जैसी इंटेलेक्चुअल फायर पावर भी। ये जगह केओटिक थी, मेसी थी और फिर भी बेहद क्रिएटिव थी। सेल में प्रोजेक्ट्स भी बेहद ऑडाशियस थे, माने काफी डेयरिंग। हिम्मत और दिमाग दोनों चाहिए थे ऐसे काम का जिम्मा उठाने के लिए। अर्ली रोबोट्स बनाए गए जिनकी बाहें ब्लॉक्स को स्टैक कर सकती थी या किसी कमरे में नेविगेट कर सकती थी। कंप्यूटर विजन एक्सपेरिमेंट मशीन्स को देखना सिखाने की कोशिश कर रहे थे, भले ही उस समय इमेजेस धुंधली होती और उन्हें प्रोसेस करने में समय बहुत ज़्यादा लगता था। इस सब के बीच मकार्थी एक स्टेडी गाइड बने रहे। वो हर प्रोजेक्ट को माइक्रो मैनेज नहीं करते थे, बल्कि अपने स्टूडेंट्स को एक्सप्लोरेशन, फेलियर और दोबारा कोशिश करने की पूरी आज़ादी देते थे। और जब ज़रूरत पड़ती तो वो एकदम सटीक ऑब्जर्वेशन से पूरी कॉम्प्लेक्सिटी को काट देते, जिससे प्रॉब्लम को अप्रोच करने का नज़रिया ही बदल जाता। उनके विजन और रिगर के इसी मेल ने सेल को दुनिया के सबसे इम्पॉर्टेंट AI इंक्यूबेटर्स में बदल दिया। वहाँ से गुजरने वाले कई रिसर्चर्स ने आगे चलकर वही टेक्नोलॉजीज गढ़ी जिन्हें हम आज आम बात मानकर या फॉर ग्रांटेड लेकर इस्तेमाल करते हैं। 1960 के आखिर तक मैकार्थी ने वो हासिल कर लिया था जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। उन्होंने सिर्फ थ्योरीज ही नहीं बल्कि कम्युनिटीज डेवलप कर दी थी। ऐसी लिविंग लेबोरेटरीज जहां इंटेलिजेंस, चाहे ह्यूमन हो या आर्टिफिशियल, लगातार नए सिरे से डिफाइन की जा रही थी। 1970 की शुरुआत तक मैकार्थी का काम कंप्यूटर साइंस को पहले ही रीशेप कर चुका था, लेकिन वो अभी भी सैटिस्फाइड नहीं थे। उनका सपना था कि कंप्यूटिंग सिर्फ एक रेयर प्रिविलेज ना रहे जो एलीट लेबोरेटरीज की दीवारों के अंदर बंद हो। तब तक भी कंप्यूटर्स बहुत बड़े और महंगे थे, इतने कॉस्टली और स्कार्स कि सिर्फ सरकारें, मिलिट्री या कुछ चुनिंदा यूनिवर्सिटीज़ ही उन्हें अफोर्ड कर पाती थी।
अगर किसी को उनका इस्तेमाल करना होता तो पहले से घंटे बुक करने पड़ते, पंच कार्ड्स डालने पड़ते और फिर घंटों या कई बार दिनों बाद रिजल्ट्स मिलते। उनका सवाल था, लोग सच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कोई भी बोल्ड आइडिया कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर वो फ्रीली मशीन से इंटरैक्ट ही नहीं कर सकते। इसका विजनरी जवाब उन्होंने खुद दिया, टाइम शेयरिंग के तौर पर, मैकार्थी के पसंदीदा परसूट्स में से एक। टाइम शेयरिंग का आइडिया अपनी सिंप्लिसिटी के चलते रैडिकल था। क्या था ये आइडिया, जान लेते हैं। कंप्यूटर को सिंगल यूजर मशीन मानने की बजाय क्यों ना कई यूजर्स को एक साथ कनेक्ट करने दिया जाए। स्मार्ट शेड्यूलिंग और रिसोर्स मैनेजमेंट के जरिए कंप्यूटर अपनी प्रोसेसिंग पावर को डिवाइड कर सकता था, जिससे हर यूजर को ऐसा लगे कि जैसे पूरी मशीन सिर्फ उसी के लिए काम कर रही हो। देखिए, आज की क्लाउड कंप्यूटिंग और पर्सनल लैपटॉप्स की दुनिया में ये बात ऑब्वियस लग सकती है, क्योंकि हम ऐसे ही ऑपरेट करते हैं अपने स्कूल्स, कॉलेजेस और ऑफिस में। लेकिन 1960 में ये बिल्कुल रेवोल्यूशनरी था। MIT में रहते हुए मैकार्थी ने पहले ही टाइम शेयरिंग के लिए जोर देना शुरू कर दिया था, लेकिन स्टैनफोर्ड के AI लैब में आकर ये कॉन्सेप्ट असलियत में फला फूला। उनकी गाइडेंस पर रिसर्चर्स ने ऐसे सिस्टम्स बनाए जिनसे कई स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स और यहाँ तक कि क्यूरियस आउटसाइडर्स भी एक साथ लॉग इन कर सकते थे, कैंपस में फैले टर्मिनल से कमांड टाइप करते हुए। पहली बार कंप्यूटिंग सचमुच इंटरैक्टिव महसूस हुई। अब लोग सिर्फ पंच कार्ड्स की स्टैक जमा करके घंटों इंतजार नहीं करते थे, बल्कि सीधे क्वेश्चन टाइप करते, तुरंत आंसर पाते, अपने प्रोग्राम्स को रिफाइन करते और रियल टाइम में दोबारा कोशिश करते। कई यूजर्स एक ही पावरफुल कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करते थे, ऐसे जैसे हर किसी के पास कंप्यूटर इंडिविजुअली हो। ये ब्रेक थ्रू कंप्यूटिंग को डेमोक्रेटाइज कर गया। इसे स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स और यहाँ तक कि जिज्ञासु आउटसाइडर्स तक के लिए भी एक्सेसिबल बना दिया, वो भी पर्सनल कंप्यूटर रेवोल्यूशन आने से कई दशक पहले। इससे सब कुछ बदल गया। स्टूडेंट्स अब AI प्रोग्राम्स के साथ ज़्यादा आज़ादी से एक्सपेरिमेंट कर सकते थे, अपने काम को तुरंत डिबग कर सकते थे, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स आसान हो गए क्योंकि कई यूजर्स एक ही सिस्टम को शेयर कर पाते थे, और शायद सबसे ज़रूरी बात, एक्सेस बढ़ गया। कंप्यूटिंग अब किसी खास एक्सपर्ट के लिए रिजर्व्ड टूल नहीं रही, बल्कि एक शेयर्ड रिसोर्स बन गई, जैसे बिजली या पानी। मैकार्थी खुद अक्सर कहा करते थे कि वो एक ऐसा भविष्य देखते हैं जहां कंप्यूटेशन एक दिन पब्लिक यूटिलिटी की तरह ऑर्गेनाइज्ड होगा, जिसे कोई भी ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सके। कई मायनों में ये आज के इंटरनेट और क्लाउड सर्विसेज की भविष्यवाणी थी। टाइम शेयरिंग का असर दूर तक फैला। इसने प्रोग्रामर्स की पूरी जनरेशन को तैयार किया, जिन्होंने इन शेयर्ड सिस्टम्स पर काम करके अपनी स्किल्स निखारी। इसने नेटवर्क्स के डेवलपमेंट को इंस्पायर किया, जो आगे चलकर ARPANET और फिर ग्लोबल इंटरनेट बने। और सबसे ज़रूरी, इसने कंप्यूटिंग के कल्चर को ही बदल कर रख दिया, एक बंद सेंट्रलाइज्ड मॉडल से ओपन और एक्सेसिबल मॉडल में। आपको बता दें कि ARPANET इंटरनेट का पहला रूप था, जिसे US डिफेंस डिपार्टमेंट ने 1960 के दशक में कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने के लिए बनाया था। लेकिन टाइम शेयरिंग सिर्फ एक टेक्निकल अचीवमेंट नहीं थी, ये मैकार्थी की सोच का एक्सटेंशन था। उनका मानना था कि इंटेलिजेंस, चाहे इंसानी हो या आर्टिफिशियल, सबसे सही तरीके से तब ग्रो कर सकती है जब एक्सपेरिमेंटेशन और एक्सेस के लिए फ्रीडम मिले। जैसे उन्होंने AI लैब्स को एक्सप्लोरेशन की कम्युनिटीज बनाया था, वैसे ही वो कंप्यूटर्स को भी कम्युनल टूल्स की तरह देखते थे, जो लोगों को साथ मिलकर बाउंड्रीज को पुश करने की ताकत देते थे। 1970 के दशक के अंत तक टाइम शेयरिंग मॉडर्न कंप्यूटिंग की नींव बन चुका था, और इसने फिर साबित किया कि मैकार्थी सिर्फ अपने समय से आगे नहीं थे, वो असल में फ्यूचर को डिजाइन कर रहे थे। 1980s की शुरुआत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रॉमिसेस और डेंजर्स दोनों साथ लेकर आई। एक तरफ MIT और स्टैनफोर्ड में बोए गए विचार असली एप्लीकेशंस में खिलने लगे थे। एक्सपर्ट सिस्टम्स का इस्तेमाल मेडिसिन और बिजनेस में होने लगा था, और लिस्प मशीन्स, जो खास तौर पर AI प्रोग्राम चलाने के लिए बनाई गई थी, बाजार में उतर चुकी थी। एक पल को ऐसा लगा मानो मैकार्थी की शुरुआती कल्पनाएं सच होने लगी हों। AI अब सिर्फ एक एकेडमिक क्यूरियोसिटी नहीं रह गई थी, इट हैड एंटर्ड द मेन स्ट्रीम। लेकिन सक्सेस अपने साथ दिक्कतें भी लेकर आई। जितना ज्यादा AI ने वादा किया, उतनी ही ज्यादा लोगों की उम्मीदें बढ़ी थी। कंपनियां बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने लगी, उम्मीद में कि कमर्शियल AI प्रोडक्ट्स रातों रात इंडस्ट्री को बदल देंगे। सरकारें भी इस रिसर्च को फंड करने लगी, इस आशा में कि इंसानी दिमाग जैसी मशीनें तैयार हो जाएंगी। लेकिन हकीकत इससे काफी अलग थी। एक्सपर्ट सिस्टम्स सीमित क्षेत्रों में तो शानदार काम करते थे, मगर रियल वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के सामने ढह जाते थे। वहीं लिस्प मशीन्स अपनी ताकत के बावजूद बहुत महंगी साबित हुई, और जल्द ही सस्ते और जनरल पर्पस कंप्यूटर्स ने उन्हें पीछे छोड़ दिया। जैसे ही ये बबल फूटा, भारी क्रिटिसिज्म का सैलाब आ गया।
कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि एआई शुरू से ही बेवजह बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया था। धीरे धीरे फंडिंग बंद होती गई, कई रिसर्च प्रोजेक्ट्स रद्द कर दिए गए। मीडिया ने इस कोलैप्स को उसकी इंटेंसिटी और क्रिटिसिज्म के चलते एक ड्रामेटिक नेम भी दे दिया था, एआई विंटर। उस दौर में कई यंग रिसर्चर्स के लिए माहौल बेहद निराशाजनक हो गया था। उनके मन में ये सवाल उठने लगा कि उनकी मेहनत और काम का क्या कोई भविष्य नहीं है। लेकिन जॉन तो जॉन ठहरे, वो इस सब से घबराए नहीं। दशकों तक उतार चढ़ाव देखने के बाद वो मानते थे कि ये विंटर बस टेम्पररी है। वो अक्सर कहा करते थे कि साइंस में प्रोग्रेस कभी भी सीधी लाइन जैसी नहीं होती। उनके हिसाब से प्रॉब्लम एआई में नहीं थी, बल्कि उन अनरियल एक्सपेक्टेशंस में थी जो लोग एआई से जोड़कर बैठे थे। मैकार्थी अपने स्टूडेंट्स और साथियों को याद दिलाते हुए कहते थे, इंटेलिजेंस माने बुद्धिमत्ता, चाहे इंसानी हो या मशीन की, एक बेहद वास्ट और कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है और उसे पूरी तरह दोहराने में दशक नहीं तो शायद सदियां लगेंगी। उनका कहना था, पेस धीमा हो सकता है लेकिन डायरेक्शन क्लियर है। मैकार्थी ने उन डीप फिलोसॉफिकल डिबेट्स में भी हिस्सा लिया जो एआई के इर्द गिर्द थी। क्रिटिक्स अक्सर उन पर और उनके साथियों पर आरोप लगाते कि वो ईश्वर की भूमिका निभा रहे हैं, दैट ही इज प्लेइंग गॉड एंड मशीन्स को इंसानों से कंफ्यूज कर रहे हैं। कुछ फिलोसोफर्स का तर्क था कि चाहे मशीन कितनी भी सोफिस्टिकेटेड क्यों ना हो, वो सच में सोच नहीं सकती क्योंकि उसमें कॉन्शियसनेस या इमोशन नहीं है। मैकार्थी ने इन चुनौतियों का सामना सीधे तौर पर किया, कभी शार्प ह्यूमर के साथ, कभी रिगरस लॉजिक के साथ। उन्होंने कहा, मशीन्स एज सिंपल एज थर्मोस्टैट्स कैन बी सेड टू हैव बिलीव्स। एक प्रोवोकेटिव बयान जिसे इंटेलिजेंस की रिजिड डेफिनेशंस को चैलेंज करने के लिए कहा गया था। उनका मतलब ये नहीं था कि थर्मोस्टैट्स स्मार्ट हैं, बल्कि ये था कि इंटेलिजेंस को सिस्टम के बिहेवियर और रीजनिंग से डिफाइन किया जाना चाहिए, ना कि इस आधार पर कि सिस्टम में बायोलॉजिकल ब्रेन है या नहीं। ये डिबेट्स अक्सर मैकार्थी को फील्ड के अंदर और बाहर के क्रिटिक्स और कोलीग्स के साथ भी टकराव में डाल देती थी। फिर भी वो ऐसे इंटेलेक्चुअल बैटल्स में खिल उठते थे। उनके लिए ये बहस कि मशीन सच में सोच सकती हैं या नहीं कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं थी, बल्कि ये साफ करने के लिए ज़रूरी थी कि एआई वास्तव में क्या हासिल करना चाहता है। उनका मानना था कि इंटेलिजेंस का कोर है प्रॉब्लम सॉल्विंग, और अगर मशीन्स ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हैं जिन्हें इंसान इंटेलिजेंट मानते हैं, तो ये सवाल कि उनके पास आत्मा या कॉन्शियसनेस है या नहीं सेकेंडरी हो जाता है। 1980s में जब बाकी लोग फंडिंग कट्स को लेकर निराश हो रहे थे, मैकार्थी एआई की क्षमताओं के लिए एक स्टेबल और मजबूत आवाज़ बन रहे थे। स्टैनफोर्ड में उन्होंने पढ़ाना, लिखना और स्टूडेंट्स को गाइड करना जारी रखा, ये समझाते हुए कि एआई एक लॉन्ग टर्म परसूट है, कोई पासिंग फैड नहीं। उनकी रेजिलियंस ने नई पीढ़ियों को आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित किया, भले ही दुनिया ने विश्वास खो दिया हो। इस तरह एक एआई विंटर के बीच मैकार्थी सिर्फ एक पायनियर नहीं रहे, वो एक गार्जियन बन गए। मशीन्स की वक्त के साथ बेटर होने के साथ ट्रू इंटेलिजेंस हासिल करने की क्षमता में विश्वास बनाए रखकर उन्होंने एआई के सबसे डार्क फेज एआई विंटर में भी इस चिंगारी को जिंदा रखा। 1990s तक तेज कंप्यूटर्स, नए एल्गोरिदम्स और इंटरनेट के एक्सप्लोजन ने एआई को नई स्पीड दी। न्यूरल नेटवर्क्स, जिन्हें पहले नकारा गया था, अब फिर से उभर रहे थे। रोबोटिक्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग में रिसर्च तेजी से आगे बढ़ रही थी, और इस सब के बीच मैकार्थी संतोष और सतर्कता के साथ इसे देख रहे थे। स्टैनफोर्ड में जहां वो एक सेंट्रल फिगर बने रहे, मैकार्थी अपनी शार्प विट और ट्रेंड्स के आगे झुकने से इनकार करने के लिए जाने जाते थे। जहां कई रिसर्चर्स नए बज़वर्ड्स या फंडिंग स्ट्रीम के पीछे भाग रहे थे, जॉन मैकार्थी हमेशा क्लैरिटी पर जोर देते रहे। हम इंटेलिजेंस से वास्तव में क्या समझते हैं, हम कौन सी प्रॉब्लम सच में सॉल्व कर रहे हैं, ये उनका कहना था। उन्होंने अपनी मूल परिभाषा को लगातार रिफाइन किया कि एआई का मतलब मशीन्स को ऐसे व्यवहार करने के लिए तैयार करना है जैसे इंसान करता तो उसे इंटेलिजेंट कहा जाता। उनके लिए इस विचार की सिंप्लिसिटी और एलिगेंस कभी कम हुई ही नहीं। मैकार्थी एआई के एथिक्स को लेकर भी डीपली इन्वॉल्व हुए। एआई एथिक्स पॉपुलर फील्ड बनने से बहुत पहले ही उन्होंने इंटेलिजेंट सिस्टम से जुड़ी अपॉर्चुनिटीज और रिस्क्स के बारे में चेतावनी दी थी। उनका तर्क था कि मशीन्स अगर समझदारी से डिजाइन की जाएं तो ह्यूमैनिटी को बहुत बड़े चैलेंजेस जैसे ग्लोबल डिसीजन मेकिंग और इकोनॉमिक प्लानिंग को पार करने में मदद कर सकती हैं। लेकिन उन्होंने ये भी माना कि खराब डिज़ाइन किए गए सिस्टम्स नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि मशीन्स प्रॉब्लमैटिक होंगी, बल्कि इसलिए कि ह्यूमंस ने प्रोग्रामिंग में गोल्स के बारे में पर्याप्त सोचा नहीं होगा।
इंटरनेट राइज मैकार्थी को खास तौर पर बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता था। कुछ हद तक इंटरनेट का आना उनके शुरुआती सपनों के सच होने जैसा था, टाइम शेयरिंग और कंप्यूटिंग को एक यूटिलिटी के रूप में देखने का। अब लाखों लोगों के पास कंप्यूटेशनल पावर, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स और नॉलेज रिपोजिटरीज का एक्सेस था। ऐसा कुछ जो मैकार्थी ने दशकों पहले ही सोचा था जब उन्होंने कंप्यूटेशन एज अ पब्लिक यूटिलिटी की बात की थी। इंटरनेट को बढ़ते देखते हुए उन्होंने इसे सिर्फ मशीन्स के नेटवर्क के रूप में नहीं देखा, बल्कि एक मैसिव कलेक्टिव इंटेलिजेंस के रूप में भी देखा। मेसी, इम्परफेक्ट, इनकम्प्लीट, लेकिन अनडिनायबली बेहद पावरफुल। अपने आखिरी सालों में भी मैकार्थी डिड नॉट लूज हिज एज। स्टूडेंट्स और कोलीग्स याद करते हैं कि उन्हें स्पिरिटेड डिबेट्स बहुत पसंद थी और अक्सर वो कन्वेंशनल विजडम को मिस्चीवियस प्रिसिशन के साथ चैलेंज करते थे। उनका व्यवहार कभी कभी ब्लंट लगता था, लेकिन उसके भीतर हमेशा सच्चाई के लिए जेन्युइन पैशन और फ्यूचर के बारे में बाउंडलेस क्यूरियोसिटी रहती थी। उन्होंने मशीन एथिक्स से लेकर स्पेस एक्सप्लोरेशन तक हर विषय पर एसेज लिखे, कभी कभी ड्राई ह्यूमर के साथ। एक पेपर में उन्होंने कैजुअली सुझाव दिया कि मशीन्स एक दिन मानवता को आउटर स्पेस के प्लैनेट्स या स्टार्स को बसाने में मदद कर सकती हैं। उनके लिए इंटेलिजेंस, चाहे पहले कहा था ना नेचुरल हो या आर्टिफिशियल, हमेशा होराइजन्स को एक्सपैंड करने के बारे में थी। 24 अक्टूबर 2011 को जॉन मैकार्थी का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तब तक उनका प्रभाव हर जगह महसूस किया जा रहा था। जो AI लैब्स उन्होंने एस्टैब्लिश की थी वो कंप्यूटर साइंस के कुछ सबसे ब्राइट माइंड्स के लिए लेजेंडरी ट्रेनिंग ग्राउंड्स बन चुकी थी। उनकी बनाई लिस्प लैंग्वेज ने रिसर्च के दशकों को शेप किया था। उनकी AI की डेफिनेशन ने हर रिसर्च पेपर और हर उस नए स्टार्टअप के साथ रेजोनेट किया जो इंटेलिजेंट सिस्टम्स बनाने की हिम्मत करते हैं। और वही नाम AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे कभी फैंसीफुल समझा जाता था, इम्पॉसिबल समझा जाता था, 21वीं सदी की एक डिफाइनिंग फोर्स बन चुका था। मैकार्थी की लाइफ एक रिमार्केबल जर्नी थी। बॉस्टन का वो लड़का जो 10 साल की उम्र में कॉलेज लेवल प्रॉब्लम्स हल करता था, वो टीनेजर जो चुपके से कैलटेक के लेक्चर्स में घुसता था, वो प्रोफेसर जिसने मशीन्स को उनका पहला लैंग्वेज ऑफ थॉट दिया, और अंत में वो बुजुर्ग विजनरी जिसने दुनिया को याद दिलाया कि इंटेलिजेंस सिर्फ इंसानी उपहार नहीं है बल्कि एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है जिसे खोजा जाना अभी भी बाकी है। मैकार्थी अपने पीछे सिर्फ एक फील्ड ऑफ स्टडी थोड़ी छोड़ कर गए, वो तो सोचने का एक नया तरीका भी छोड़ गए। मशीन्स को माइंड देने की हिम्मत करके जॉन मैकार्थी ने मानवता को खुद को देखने का नया तरीका सिखाया। एक ऐसा गुट क्रिएट कर डाला जिसने सवाल पूछा कि क्या इंटेलिजेंस को शेयर, एक्सटेंड और अपने दिमाग से भी आगे मल्टीप्लाई किया जा सकता है। और वो गुट आज भी सवाल पूछ रहा है और उसके जवाब खोज रहा है। AI बेहतर और बेहतर होती जा रही है एट माइंड नमिंगली फास्ट स्पीड। आज की वीडियो यहीं तक। लौटेंगे अगली बार एक और दिलचस्प किस्से के साथ। कैमरा के पीछे हमारे साथी आनंद, मेरा नाम है आस्था। देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।